इस क्लास में हम लोग बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के लिए मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस अप्रेजल टॉपिक पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बात ये होती है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक रिपोर्ट होती है जिसमें यह होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ग्रुप के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कार्य करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज की पूरे मंथ की, पूरे ईयर की या किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या परफॉर्मेंस रही, तो प्रत्येक एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर हम डिफरेंशिएट करें तो उसके लिए हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल की जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर हम देखेंगे कि एक पर्सन ऐसा है जो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम कर रहा है, एक पर्सन ऐसा है जो प्रॉपर टाइम पीरियड पे एक अच्छा क्वालिटेटिव कार्य कर रहा है। तो हम इस परफॉर्मेंस अप्रेजल में यही चीज करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कितना अच्छा कार्य करता है, कौन सा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे है, कौन सा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर पे है, या किस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, किस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है बहुत वीक है, किसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं, लास्ट में एक निष्कर्ष भी निकालते हैं कि कौन से एम्प्लॉय को पनिश करने की जरूरत है, कौन से एम्प्लॉय को रिवार्ड देने की जरूरत है, कौन से एम्प्लॉय को इम्प्रूव करने की जरूरत है, कौन से एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझोगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। जैसा कि हमारे सामने देखो इंट्रोडक्शन की बात आ रही है कि सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, परफॉर्मेंस अप्रेजल का इंट्रोडक्शन। तो देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द सेम वर्क। सेम वर्क की क्वालिटी और क्वांटिटी पे हर जगह पे डिफरेंस होता है। ऑन द सेम जॉब बीइंग डन बाय टू डिफरेंट पीपल, दो लोगों के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में हमेशा डिफरेंस होता है। एक पर्सन जो है कम समय में बहुत अच्छा कार्य करता है, एक पर्सन जो है ज्यादा समय में अच्छा कार्य करता है, एक पर्सन जो है ज्यादा समय में भी कम अच्छा कार्य करता है ना। तो अलग अलग तरीके से या एक ही जॉब प्लेस पे तीन तरीके के, या अगर आपके पास में एम्प्लॉय है तो उनकी जो परफॉर्मेंस है अलग अलग ही होगी, सेम कार्य वो नहीं कर सकते। तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इसी में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन के अंदर, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ईच एम्प्लॉयज एबिलिटी, competencies and relative merit and worth for the organization। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एम्प्लॉय को समझने के लिए कि उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी कम्पिटेंसीज क्या है, उसका एफर्ट कितना है कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके मेरिट क्या है और उसकी कमियां क्या है, उन सबको देखने के लिए हम परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज करते हैं। आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। देखो आगे लिखा है परफॉर्मेंस अप्रेजल रेट्स द एम्प्लॉय इन टर्म ऑफ देयर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर हम एम्प्लॉय को रेट दे सकते हैं कि ये फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड रैंक पे है ना। परफॉर्मेंस इवाल्युएशन या इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ही बात है, इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ एम्प्लॉय or a group of employee on a given job and his potential for future development। हमारे पास में एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी हॉस्पिटल की हम लोग बात करते हैं। ये एक हॉस्पिटल है, मान के चलो इसके अंदर अलग अलग तरीके का स्टाफ है। मान के चलो इसके अंदर इस हॉस्पिटल में 100 जो है नर्सिंग स्टाफ है। अब इन 100 नर्सिंग स्टाफ में से हमें 10 ऐसे नर्सिंग स्टाफ चुनने जो बहुत बेस्ट, कम समय में बहुत अच्छा कार्य करते हों आगे किसी दूसरे जगह पर प्लेसमेंट के लिए। तो हम क्या करेंगे, इन 100 लोगों का परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाएंगे और इन 100 लोगों में जो शुरुआत के 10 रैंक वाले स्टाफ होंगे उनको हम लोग इस हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे कि ये जो है कम समय में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो यही चीज परफॉर्मेंस अप्रेजल है।
हिस्ट्री की बात करें तो देखो, हिस्ट्री आप लोगों को लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। Performance appraisal are widely used in the society. The history of performance appraisal can be dated back to 20th century and then to the Second World War, when the merit rating was used for the first time. An employer evaluating the employees is very good or very old concept. Performance appraisal are an indispensable part of performance measurement. कहने का मतलब ये कि 20th सेंचुरी से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल को। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखो इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन की बात करते हैं तो ए परफॉर्मेंस अप्रेजल या एम्प्लॉय अप्रेजल या परफॉर्मेंस रिव्यू या डेवलपमेंट डिस्कशन, बहुत सारे नाम है, इज ए मेथड, एक मेथड है बाई विच द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज इवेलुएटेड या मेजर्ड जनरली इन टर्म ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट एंड टाइम। टाइम के आधार पर, काम की क्वालिटी के आधार पर, काम की क्वांटिटी के आधार पर और खर्च के आधार पर हम उसको जो है इवालुएट कर सकते हैं कि एक एम्प्लॉय कितने टाइम में कितना कार्य कर रहा है, एक एम्प्लॉय जो है दूसरा एम्प्लॉय कितने टाइम में कितना कार्य कर रहा है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो चीज हम लोग यूज करते हैं वो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, जो मेथड यूज करते हैं वो परफॉर्मेंस अप्रेजल है। क्लियर है यहां तक कि आप लोग इसको याद रखेंगे। तो ये आपके पास में डेफिनेशन हो गई। उसके बाद एम्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या क्या उद्देश्य है परफॉर्मेंस अप्रेजल के। सबसे पहला, गिव एम्प्लॉय फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस टू डिटरमाइन जॉब कॉम्पिटेंसी, टू एनहेंस स्टाफ डेवलपमेंट एंड मोटिवेटेड पर्सनल टुवर्ड हायर अचीवमेंट, document criteria used to allocated organization reward, form a basis for personal decisions, salary increase, promotion, disciplinary action, bonuses, etc. Facilitate communication between employees and administration to improve performance through counseling, coaching and development, to determine training and development नीड्स ऑफ नर्सिंग। कहने का मतलब क्या क्या उद्देश्य है, देखो आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। सबसे पहले परफॉर्मेंस के आधार पर एम्प्लॉयज को अलग अलग करने के लिए, उनके प्लेसमेंट को करने के लिए जरूरी है, जॉब कॉम्पिटेंसी के लिए जरूरी है, उनको सेल्फ मोटिवेशन के लिए जरूरी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन करने के लिए कि किन का प्रमोशन करना है, किन की सैलरी बढ़ानी है, किन को रिवार्ड देना है, किन को जो है पनिशमेंट करना है, इन सब चीज़ों के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल जरूरी है। ये कम्युनिकेशन बनाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल आपके एम्प्लॉय और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। ट्रेनिंग के लिए जरूरी है, उनकी काउंसलिंग के लिए जरूरी है कि कौन से एम्प्लॉय को काउंसलिंग की जरूरत है, कौन से एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास में ऑब्जेक्टिव या एम्स है आपके पास में परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो आप ऑब्जेक्टिव के अंदर भी लिख सकते हो इन्हीं चीजों को। देखो जैसे कि आपके पास में अलग से टॉपिक लिखा हुआ है बुक के अंदर कि ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सैलरी इंक्रीज करने के लिए जरूरी है, प्रमोशन के लिए जरूरी है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और किसी भी एम्प्लॉय का फीडबैक लेना उसके लिए भी ये जरूरी है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। कौन कौन से प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे 6 स्टेप है। देखो 6 प्रोसेस है। सबसे पहला एस्टाब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेकंड आपका कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशन, थर्ड आपका मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, फोर्थ आपके पास है कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड, फिफ्थ आपका डिस्कसिंग रिजल्ट, और लास्ट आपके पास में है, फोर्थ आपके पास में है, सॉरी 6 लास्ट, डिसीजन मेकिंग टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो देखो आप लोगों के पास में ये प्रोसेस ध्यान रखेंगे आप लोग कौन कौन से। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले आपके पास में पहला वाला है एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उसको एस्टैब्लिश करना कि कितना उसका जो है स्टैंडर्ड है, किस तरीके से वो है परफॉर्मेंस कर रहा है कोई भी एम्प्लॉय, उस चीज को एस्टैब्लिश करना। सेकंड आपके पास में देखो कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशन, जो उसके स्टैंडर्ड है उसको कम्युनिकेट करना और
उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको कम्युनिकेट करना। उसके बाद मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना क्वालिटी के आधार पे और क्वांटिटी के आधार पे, कॉस्ट के आधार पे। उसके बाद कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड, दूसरे के, जैसे एक जो है एम्प्लॉय का आप लोगों ने पूरा ले लिया, सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड चेक कर लिया काम करने का, उसके एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने चेक कर लिए और उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आप लोगों ने चेक कर ली। दूसरे एक एम्प्लॉय के लिए भी आप लोगों ने तीनों कार्य कर लिए, तीसरे के लिए भी तीनों कार्य कर लिए। फिर उसके बाद इनको कंपेयर करेंगे आपस में कि किसका कितना अच्छा है। उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे, ये आपने रिजल्ट निकाले कि ये जो है बेस्ट है, पहले वाला बेस्ट है, और जो तीसरे वाला है उसका कार्य कमजोर है। फिर उसका डिसीजन मेकिंग करेंगे। डिसीजन मेकिंग का मतलब है पहले वाले को प्रमोशन करना है या सैलरी बढ़ानी है इसकी, या फिर इसको कोई रिवार्ड देना है। और जो लास्ट वाला है इसके लिए भी डिसीजन लेंगे, इसको या तो नौकरी से हटाना है या फिर इसको जो है ट्रेनिंग देनी है या इसकी सैलरी कम करनी है। तो उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, डिसीजन। तो आपके पास में ये प्रोसेस थी परफॉर्मेंस अप्रेजल की। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास में बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या क्या लिमिटेशन है देखो। तो सबसे पहले बियाज इन कंडक्टिंग अप्रेजल, मतलब बियाज का मतलब यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार यूज होता है। बियाज का मतलब होता है एरर्स, ऑब्स्ट्रक्शन, कि बहुत बार परफॉर्मेंस अप्रेजल को करने के लिए बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं बीच में, बहुत सारी रुकावटें पैदा होती है। क्या क्या रुकावटें, जैसे कि मान के चलो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो शख्स बना रहा है, जो भी पर्सन बना रहा है, वो उस एम्प्लॉय का कहीं रिलेटिव तो नहीं है, उस एम्प्लॉय का फ्रेंड तो नहीं है, उस एम्प्लॉय का जूनियर या सीनियर तो नहीं है, जिससे कि वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो बनाएगा उसके फेवर में बना देगा तो वो गलत बन जाएगी। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो बियाज इन कंडक्टिंग अप्रेजल। दूसरा, क्लैरिटी इन स्टैंडर्ड, unless our rates agree on what terms such a good, excellent, कहने का मतलब ये क्लैरिटी इन स्टैंडर्ड, जो हम लोग बनाते हैं अप्रेजल रिपोर्ट, उसमें ऐसा कोई नंबरिंग नहीं दे सकते हम, 1 नंबर मिले, 2 नंबर मिले, 3 नंबर मिले, 4 नंबर, इस तरीके का हम नहीं दे सकते। उसमें यही लिख सकते हैं हम लोग, या तो गुड कह सकते हैं या बेड कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक्सीलेंट कह सकते हैं। कहने का मतलब एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट इसका हम लोग नहीं कर सकते। तीसरी इनसफिशिएंट एविडेंस है, किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखने के लिए अगर मान के चलो प्रॉपर सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला तो आपकी जो रिपोर्ट है वो गलत बन जाएगी। डिफेरिंग परसेप्शन, डिफेरिंग परसेप्शन का मतलब होता है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाने वाली जो टीम है उनमें मान के चलो 3 लोग हैं, अब तीनों लोगों का जो परसेप्शन है, नजरिया अलग अलग है, वो तीनों अलग अलग तरीके से देखते हैं किसी चीज को, तो एक जो क्लियर रिपोर्ट है वो नहीं बन पाती। एक्सेसिव लेनिनेंसी या स्ट्रिक्टनेस, या तो देखो उसके अंदर एक्सेसिव स्ट्रिक्टनेस अगर हो जाए या फिर उसके अंदर ढीलापन भी हो सकता है, ये भी एक लिमिटेशन है। इन्फ्लुएंस ऑफ मेन्स जॉब, जो आदमी की जो किसी आदमी की जो जॉब है उसको वो प्रभावित कर सकती है। प्रभावित करने का मतलब अगर मान के चलो किसी की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट किसी ने गलत बना दी और उसका लिख दिया वीक परफॉर्मेंस, तो उसका डिमोशन हो सकता है। तो ये एक तरह की लिमिटेशन है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एथिकल बेसिस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। एथिकल बेसिस, एथिकल बेसिस, ETHICAL, एथिकल बेसिस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए कौन कौन से एथिकल बेसिस रखे गए हैं, तो आपको हम बता दें कि 10 कमांड जो है रखी गई है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। कितनी कमांड, 10 कमांड, 10 कमांड। परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए 10 कमांड जरूरी है। कौन कौन से, सबसे पहली बात है नाउ द रीजन फॉर अप्रेजल बिफोर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन और असेसमेंट। सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल का रीजन पता होना चाहिए, यह भी एक एथिकल बेसिक है। दूसरा,
रिप्रेजेंटेटिव इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर ही अप्रेजल रिपोर्ट बनानी है। अप्रेजल ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, जो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल जाए उसके बाद ही आप उसकी अप्रेजल रिपोर्ट बनाएंगे, इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएंगे। ऐसा नहीं आधी अधूरी रिपोर्ट से बना दो। चौथा एथिक्स जो है, चौथा जो कानून है इसको बनाने के लिए वो है अप्रेजल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग बनाओ, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं करेंगे। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेक एन ऑनेस्ट अप्रेजल, एक ईमानदारी से बनाना है अप्रेजल को। छठा जो है, कीप रिटन एंड ओरल अप्रेजल कंसिस्टेंट, जो है आपके पास में ओरल और रिटन दोनों की कंसिस्टेंटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं बार बार में चेंज हो। सातवां है, प्रेजेंट अप्रेजल एज ओपिनियन, ओपिनियन के आधार पर ही उसको प्रेजेंट करें। आठवां है, गिव अप्रेजल इन्फॉर्मेशन टू ओनली दोज हु हैव ए गुड रीजन टू हैव इट, अप्रेजल इन्फॉर्मेशन ओनली उन लोगों को देना है जो कि इसको लेने के लिए गुड रीजन रखते हैं। Do not imply the existence of an appraisal that has not been made to implying you have information which you are not stating as just misleading or giving information which is incorrect। कहने का मतलब ये है किसी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर उसकी अप्रेजल रिपोर्ट ना बनाएं। Do not accept other appraisal without knowing the basis for it, किसी भी अन्य अप्रेजल को एक्सेप्ट ना करें उसके बेस को जाने बिना। नेक्स्ट आपके पास में टेक्निक एंड मेथड, टेक्निक एंड मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। कौन कौन सी टेक्निक और मेथड यूज करते हैं, टेक्निक एंड मेथड। तो आपके पास में परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, वो आप लोग याद रखेंगे। तो टेक्निक्स या मेथड, ये है मेथड्स या टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सबसे पहला ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन सी, ऐसे अप्रेजल मेथड, रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड, चेकलिस्ट मेथड, ग्राफिक रेटिंग स्केल और फॉर्स डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडर्न के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, 360 डिग्री अप्रेजल, बिहेवियरली एनकोडेड रेटिंग स्केल, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। तो इनको देखो हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इन मेथड के बारे में, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको लिखना है इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग ऐसे अप्रेजल की, ऐसे अप्रेजल सबसे पहला एक आपके पास में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है जो कुछ लोग होते हैं, LIO होते हैं, लोकल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनके द्वारा ली जाती है, जिसके लिए फिर प्रमोशन और डिमोशन का प्लान बनाया जाता है। ये पुराना मेथड है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हुई। ऐसे अप्रेजल का फ्री फॉर्म मेथड, इसमें क्या करते हैं, दिस ट्रेडिशन फॉर्म ऑफ अप्रेजल आल्सो नोन एज फ्री फॉर्म मेथड इन्वॉल्व ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय बाय सुपीरियर, उसका जो भी इंचार्ज होगा, उसका जो भी सुपीरियर अधिकारी होगा, उससे ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसके कुछ जो ड्रॉबैक भी हो सकते हैं कि अगर मान लीजिए अधिकारी आपसे चिढ़ा हुआ है तो आपके लिए वीक रिपोर्ट बना के भेजेगा, और आप अधिकारी को मिठाई वगैरह खिला रहे हो तो वो अच्छी रिपोर्ट बना के भेज सकता है। ये भी इसके वीक पॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में नेक्स्ट मेथड है रैंकिंग मेथड। रैंक के आधार पे फर्स्ट एंड सेकंड रैंक जैसे काम कर रहा है उसके हिसाब से। पेड कंपैरिजन, एक ग्रुप बना देंगे 2 या 3 लोगों का, तो उसके अंदर कौन अच्छा है उसके आधार पर हम जो चेक कर सकते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट का मतलब होता है कि इन दिस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल द इवैल्यूएटर रेट द एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल इवेंट। जैसे कि कोई भी क्रिटिकल इवेंट हुआ, आपके हॉस्पिटल में आग लग गई, उस टाइम पे कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा था, अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहा था, तो उसकी अप्रेजल रिपोर्ट अच्छी बनाई जाती है, उसको प्रमोशन दिया जाता है ना। ये क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड हो गया। फील्ड रिव्यू, फील्ड रिव्यू का मतलब है कि HR डिपार्टमेंट होगा, वो आपके फील्ड की रिपोर्ट बनाएगा कि वो किस तरीके का कार्य करता है, टाइम पीरियड के हिसाब से, 1 साल की, 6 मंथ की या 1 मंथ की, है ना। उसके बाद चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड में क्या होता है, देखो जो चेकलिस्ट मेथड है इसके अंदर दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ इवैल्यूएशन वेयर
In the letter is given a checklist containing a description of employee behavior on the job. The duty of superior is found out which description best suit the employee. कहने का मतलब होता है एक लिस्ट होती है उसके पास में, उसमें लिखा होता है एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय के आने का टाइम, जाने का टाइम, काम करने का तरीका, सब कुछ, और उसके अंदर हम एक चेकलिस्ट हाँ ये टाइम पे आ रहा है, अच्छा काम, उसमें हम चेकलिस्ट पे जो है टिक करते रहते हैं। फिर उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि किसके जो है ज़्यादा चेकलिस्ट के अंदर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। ग्राफिंग रेटिंग स्केल, एक ग्राफ बनाते रहते हैं उसकी क्वालिटी का, उसकी क्वांटिटी वर्क का। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो ये देखेंगे क्या है ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। टू एलिमिनेट the element of bias from rater a rating to evaluate it's asked to distribute the employee in some fixed category of rating like on normal distribution curve. The rater choose the appropriate fit for the category in his own discretion. कहने का मतलब होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे हम लोग कि जो एम्प्लॉयज होते हैं एम्प्लॉयज को कैटेगराइज कर दिया जाता है एक ग्रुप में, और फिर उसमें से देखा जाता है कि इस पूरे ग्रुप में कौन अच्छा कार्य कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास मॉडर्न मेथड की बात करते हैं। मॉडर्न मेथड, तो मॉडर्न मेथड में सबसे पहला, मॉडर्न मेथड के अंदर सबसे पहला है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये आया नया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या करते हैं, इट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस वेयर बाय द एम्प्लॉइज एंड द सुपीरियर come together to identify common goal. The employees set their goals to achieve the standard to be taken as the criteria for measurement of their performance and contribution and deciding the course of action to be followed. कहने का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट के द्वारा एम्प्लॉयज को एक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है और उस ऑब्जेक्टिव के आधार पर यह देखा जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय उस ऑब्जेक्टिव को या उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा है, उसके आधार पर उसकी अप्रेजल रिपोर्ट बनाई जाती है। इसको बोलते हैं एमबीओ मेथड। दूसरा आपके पास 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री अप्रेजल का मतलब जैसे कि ये कोई एम्प्लॉय है और उसकी हर चीज को इवेलुएट किया जाता है 360 डिग्री में, उसका बिहेवियर, उसका लोगों से डील करने का तरीका, उसका एक्शन करने का तरीका, उसका टाइमिंग, उसके ड्यूटी आवर्स, हर चीज उसकी इवेलुएट की जाती है और उसके आधार पर फिर रिपोर्ट बनाई जाती है अप्रेजल, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, 360 के अंदर खुद की रिपोर्ट भी आती है, सुपीरियर की रिपोर्ट आती है, सबऑर्डिनेटेड की रिपोर्ट आती है, और जो आसपास के उसके जो दोस्त वगैरह है उसकी भी रिपोर्ट होती है, जिसको बोलते हैं पीयर अप्रेजल, है ना। नेक्स्ट आपके पास में है असेसमेंट सेंटर, जो अगली टेक्निक है मॉडर्न में। इसमें क्या होता है, देखो assessment center and assessment center typically involve the use of method like social, informal, event, test and exercise. Assignment being given to a group of employees to assess their competencies to take higher responsibility in the future. Generally, employees are given an assignment similar to the job they would be expected to perform. If performed, the trend evaluators observe and evaluate employees as they perform the assigned job and the evaluate on the related characteristics. असेसमेंट सेंटर का मतलब यही है, किसी एम्प्लॉय को एक असाइनमेंट दिया जाता है, एक कार्य दिया जाता है, उस कार्य को एक ट्रेंड इवेलुएटर उसको चेक करता है कि वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, और उसके कार्य करने के तरीकों को चेक करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई जाती है। ये जो मेथड है उसको असेसमेंट सेंटर मेथड कहते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपके पास है बैरियर टू इफेक्टिव अप्रेजल। बैरियर नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन कौन से बैरियर आते हैं जब आप एक इफेक्टिव अप्रेजल बनाते हो। तो आप लोग दिमाग लगा सकते हो, देखो इसमें जो किताबी पॉइंट के आधार के अलावा आप लोग अपने मन से भी कौन कौन से बैरियर आ सकते हैं। सबसे पहले इनसफिशिएंट डाटा हो सकता है उस आदमी के बारे में, फॉल्स रिपोर्ट आपको मिल सकती है आसपास के लोगों से, आई बात समझ में। और जो रिपोर्ट बनाने वाला है उसका फेमिलियर होगा तो उसको अच्छी रिपोर्ट बना सकता है, उसका एनिमी होगा तो उसकी खराब रिपोर्ट बना सकता है। तो ये सब बैरियर है इसके। तो देखो इसके अंदर देखो आपके पास में कौन कौन से बैरियर आ सकते हैं आपको बता दें।
सबसे पहला है आपके पास में साइकोलॉजिकल बैरियर। सबसे पहला जो है, सबसे फर्स्ट साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर जो ये वाला है, जिसको लिखा है साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स। जैसे मैनेजर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, अगर कोई रिपोर्ट बना रहा है मैनेजर, तो अगर किसी की गलत बना दी तो ठोक ठाक दे वो उसको। अप्रेजल एज एन एक्स्ट्रा बर्डन, देयर बीइंग excessively modest or skeptical, they're free to treat their subordinate failure as their deficiency, disliking of resentment by subordinate। वो सारी बातें लिखी है। साइकोलॉजिकल का मतलब वो सारी बात, कोई सबॉर्डिनेट उसको पसंद करता है तो अच्छी रिपोर्ट बनाएगा, कोई सबॉर्डिनेट उसको पसंद नहीं करता है एम्प्लॉय को तो वो खराब रिपोर्ट बनाएगा। बहुत सारी साइकोलॉजिकल फैक्ट आएंगे इसके अंदर। टेक्निकली, नेक्स्ट आपके पास टेक्निकली क्या क्या एरर्स, क्या क्या ब्लॉक्स आ सकते हैं, बैरियर्स आ सकते हैं। तो टेक्निकली के अंदर आपके पास में एक तो देखो टेक्निकली में क्या क्या आ सकते हैं। ये टेक्निकली बैरियर्स हैं, टेक्निकली बैरियर्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सबसे पहला क्राइटेरियन प्रॉब्लम। ए क्राइटेरियन इज द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस द मैनेजर डिजायर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट एंड अगेंस्ट which he compares their actual performance। criteria hard to define in measurable और इवन ऑब्जेक्टिव टर्म। जिससे कि मतलब ये है कि कोई सबॉर्डिनेट इस एक ही एम्प्लॉय के फेवर में तो इसको इजी टास्क देगा और ये दूसरे वाले एम्प्लॉय के फेवर में तो इसको हार्ड टास्क देगा। तो जब परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाया जाएगा तो इजी वाले का तो अच्छी परफॉर्मेंस होगी, हार्ड वाले की कम परफॉर्मेंस होगी, तो ऑटोमेटिक जो क्या हो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो इफेक्टिव नहीं बन पाएगा। डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन का मतलब होगा डिस्टोर्शन अकर इन द फॉर्म ऑफ बियास and errors in making the evaluation। an appraisal system has the following possible distortion। क्या क्या देखो प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट का मतलब देखो आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालो इफेक्ट का मतलब कोई जैसे कि किसी भी पर्सन का चेहरा देखकर उसके प्रति अच्छे भाव लाना। जैसे कि कोई मान के चलो कोई फीमेल है, वो दिखने में अच्छी है, अब उसका सबऑर्डिनेट है उसके चेहरे पर फिदा है। अब होगा क्या, वो अगर खराब काम करेगी तब भी वो क्या करेगा, उसको थोड़ा सा मैनेज करके उसको अच्छे नंबर दे सकता है। या फिर कोई आदमी इंटरनली तो बहुत खराब है लेकिन वो इतना अच्छा एक्सपोज करता है लोगों को कि लोग उसके बारे में जज ही नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, हालो इफेक्ट होता है। तो हालो इफेक्ट हो सकता है। सेंट्रल टेंडेंसी हो सकती है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब किसी एक पर फोकस हो किसी रिपोर्ट बनाने का। कंस्टेंट एरर हो सकता है, एक ऐसा एरर जो कि और इसके अंदर देखो चौथा जो है रेटर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग और कंस्टेंट एरर। तीसरा ये कंस्टेंट एरर का मतलब बहुत सारे ऐसे एरर्स होते हैं जो कंस्टेंट होते हैं जिनको हम हटा, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट किसी मान के चलो किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल बना रहे हो जिसमें वर्किंग जो है गर्मी का महीना है मान के चलो, अब गर्मी के अंदर क्या होगा, कार्य कम होगा, तो उस हिसाब से क्या होगा वहां पर, और एक जो एसी के अंदर काम कर रहा है उसी गर्मी के अंदर, तो दोनों की जब परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनेगी वो अलग अलग, क्योंकि गर्मी में तो वैसे ही कार्य कम होगा और जो एसी में कार्य कर रहा है वो अच्छा कार्य कर पाएगा। तो कंस्टेंट एरर ऐसे एरर्स होते हैं जो कि हम लोग जिनको रिमूव नहीं कर सकते। रादर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। लाइकिंग डिसलाइकिंग का मतलब वही हो गया कि जो रिपोर्ट बना रहा है वो अगर मान के चलो किसी एम्प्लॉय को पसंद करता है तो उसको अच्छे नंबर देगा और किसी एम्प्लॉय को अगर मान पसंद नहीं करता तो उसको जो है कम नंबर देगा या फिर जो है उसको कम मार्किंग देगा। तो ये आपके पास में परफॉर्मेंस अप्रेजल थी। कहने का मतलब ये हो गया कि रिपोर्ट होती है जिससे हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कितना काम कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन या कौन सा एम्प्लॉय कितना कार्य कर रहा है, किसका प्रमोशन करना है किसका डिमोशन करना है, इसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है। उसी रिपोर्ट को हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स भी बनाएंगे आप लोग।